नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू में आपका फिर से खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं, सुबह से आप मेरे साथी अबू हुरैरा के साथ तफसीली चुनाव देख रहे थे। आज 79 सीटों पर हिंदी रियासतों में इलेक्शन हो रहे हैं। लोकसभा के चुनाव के 7वें मरहले के तहत 7 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों की 89 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इस मरहले में गुजरात की सभी 26 और पंजाब की सभी 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जबकि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर हल्के के लिए आज वोटिंग हो रही है। इलाके तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटों के साथ साथ 119 असेंबली हल्कों में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर का वक्त है। पूरे हिंदी रियासतों के अलावा खासकर एक आंध्र प्रदेश, जहां तेलंगाना अलहदा, तेलंगाना में आज वोटिंग हो रही है लोकसभा के लिए, और असेंबली की 119 सीटों के लिए एक नया मंजर हमको सियासी मंजर तेलंगाना में देखने को मिलेगा। चूंकि अलहदगी के बाद इन दोनों रियासतों में, तेलंगाना और आंध्र में तो 7 मई को होंगे, लेकिन आज तेलंगाना के 17 लोकसभा हल्कों और 119 असेंबली हल्कों में पोलिंग हो रही है। ये तारीखी चुनाव तेलंगाना के लिए रहेगा। और भाई देखते हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स का क्या कहना है। उंगली फर्स्ट टाइम वोटर बनी हो, आज पहली बार वोट डालने आए हो, किस तरह का अनुभव हो रहा है फर्स्ट टाइम वोटर? बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। मेरे फादर तो बहुत एक्साइटेड थे, उन्होंने मेरे को पूरा गाइड किया। फिर जब वोटर कार्ड बन रहा था तब भी वो मेरे को लेकर के आए, और तो जब फर्स्ट टाइम वोटर कार्ड बन रहा था तभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था, वो मेरे को लेकर के आए। फिर उसके बाद डिस्कशन हो रहे थे कि किसको वोट डालना है और क्या रीजंस हो रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। क्या रीजन आपको क्या किया घर में? सारे पॉलिटिकल पार्टीज के व्यूज शेयर किए, और सबने बताया कि क्या किसको वोट करने के बेनिफिट्स हैं और क्या साइड इफेक्ट्स। ऐसी सरकार चाहती है जो आपका, युवाओं का और गरीबों का भला हो, किस टाइप की सरकार? मैं ऐसी सरकार चाहती हूँ जिससे अपर और लोअर क्लास दोनों का वेलफेयर हो, लेवल ऑफ इक्वालिटी स्टेबलाइज होने लगे और सबका वेलफेयर हो। नाज़रीन, नदवा में हमारे नुमाइंदे इरफान अली ने लोगों से बात की। आइए देखते हैं नदवा के लोगों का क्या कहना है। इस वक्त हम लखनऊ में दारुल नदवतुल उलमा के करीबी पोलिंग स्टेशन पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर उनके असातिज़ा और तलबा वोट डालने आए हैं। आइए मालूम करते हैं कि वो किस तरीके का नुमाइंदा और किस तरीके की सरकार चाहते हैं। ईटीवी में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके का नुमाइंदा लखनऊ के लिए और किस तरीके की सरकार मुल्क के लिए चाहते हैं। हम ऐसा नुमाइंदा चाहते हैं जो पूरे मुल्क को सामने रख करके, मानवता के सामने रख करके उसकी खिदमत करे, उसकी ऐसी खिदमत करे कि तमाम लोग आराम से रहें, कोई करप्शन ना हो, कोई बुराई ना हो, और सबको के साथ इंसाफ हो। सबको जो बुनियादी सहूलतें हैं, सुविधाएं हैं, सबको मिलना चाहिए। ऐसा नुमाइंदा जो लखनऊ के मिजाज के मुताबिक हो, और यहाँ की तहजीब और यहाँ की जो शाइस्तगी है और हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है वो सामने हो सबके, और इसको सामने रख करके मुल्क की खिदमत करें। लखनऊ जो है वो अदब व तहजीब का गहवारा है, जैसा कि मौलाना ने कहा। आपने भी वोट दिया है। आप क्या कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा नुमाइंदा चाहते हैं? वो हमारा नुमाइंदा बने जो पूरे मुल्क की हिफाजत भी करे और उसकी खिदमत भी करे और सबको उसका जायज हक दे दे। हमारे साथ कुछ तलबा भी हैं, उनसे भी मालूम करते हैं कि नौजवान क्या सोचते हैं, किस तरीके के नुमाइंदा और किस तरीके की सरकार चाहते हैं। मैं यही कहूँगा कि जैसा कि हमारे असातिज़ा किराम ने कहा कि हमको ऐसा नुमाइंदा मिले जो पूरी आवाम की खिदमत करे और जो उनके हुकूक हैं उनके हुकूक को कायदे से उनको दिया जाए। बस हम यही कहना चाहते हैं। अच्छा, इंतखाबात को जमहूरियत का जश्न कहा जाता है। आप लोग वोट देने आए हैं, क्या सोच कर आए हैं, किस तरीके की तब्दीली चाहते हैं मुल्क में? वोट देना ये हमारा हक है, इसकी वजह से हम लोग इस हक को अदा करने के लिए वोट देने आए हैं और इसको वोट देना भी चाहिए। इसकी वजह मैं कहना चाहूँगा कि हर आदमी को ये अपना एक फरीजा समझ कर इसको अदा करना चाहिए। देखिए, हमारे साथ और भी कुछ तलबा मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप किस तरीके का नुमाइंदा सरकार चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे साथ हमेशा वो सरकार हो जो हमारे हकों को और हमारे तमाम हिंदू मुस्लिम सबके जो हक है उनके हकूक़ को हमेशा अदा करे
और किसी तरह कोई खतरा किसी को लायक ना हो। तो आपने देखा दारुल उलूम के असातिज़ा और तलबा भी जमहूरियत के इस जश्न में पूरे जोश व खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं और वो भी एक ऐसा नुमाइंदा चाहते हैं जो लखनऊ की नुमाइंदगी करे और मुल्क को बेहतर सरकार दे सके। कैमरामैन गोपी के साथ इरफान अली, ETV न्यूज़, लखनऊ। और भाई रुख करते हैं, आडवाणी ने आज अपने वोट का इस्तेमाल किया और उसके बाद मीडिया से एल के आडवाणी ने बात की। आइए देखते हैं क्या कहा एल के आडवाणी ने। आज भारत की संसद का इस क्षेत्र के लिए लोकसभा का चुनाव हो रहा है और विश्व भर में जितनी सारी पार्लियामेंट्स हैं उनमें भारत की पार्लियामेंट सबसे बड़ी है और इसीलिए आज जितने लोग भारत की संसद के लिए मतदान कर रहे हैं उनको अपने को भाग्यशाली मानना चाहिए। बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। जब भारत की संविधान सभा ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्वीकार किया था तब बहुत सारे लोग इस पर चिंता प्रकट कर रहे थे कि ये कैसे होगा, हो नहीं सकता। लेकिन लगातार हर 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव जब हुआ है तो सब लोगों ने उसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि अब तक की सफलता का कारण हिंदुस्तान की जनता है, इलेक्शन कमीशन है और भारत के राजनीतिक दल है। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ स्टूडियो, जहां पर आज के इस वोटिंग पर बहस हो रही है। मौजूद बहस बना हुआ, आपको सीधे ले चल लखनऊ स्टूडियो। प्रभारी बन करके उन्होंने कहा बनारस में सुनामी आएगी, लहर नहीं कहा, उनका सुनामी आएगी, ये उनका भाषण हुआ। सुनामी आई तो क्या देश का हशर हुआ? तो सुनामी के प्रचार खुद ही कर रहे हैं। सुनामी अच्छा, मैं ये महसूस कर रहा हूँ सिराज मेहंदी साहब कि आप लोग अपने अच्छे कामों का प्रचार कम और मोदी केवल बीजेपी। आप अपने अच्छे काम भी तो बताओ। क्यों नहीं प्रचार कर रहे अच्छे काम? हम तो किसी कैंपेन में नहीं सुन रहे हैं कि आप लोग काम भी बता, अपने अच्छे काम भी बता रहे हो। हमने फूड बिल दिया, हमने किसानों का ग्राउंड बिल दिया, हमने सूचना के अधिकार के माध्यम दे दिया कि हमारी जितनी गलतियां ला सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फूड बिल को नहीं माना, तमाम और सरकारों ने माना। इनकी बैठे हमारे भारतीय फूड सिक्योरिटी बिल जब सरकार के 3 महीने रह गए तब फूड सिक्योरिटी बिल कागज पर लेकर कांग्रेस आई है। देश को पता है कांग्रेस का चरित्र किस प्रकार का है, देश जानता है। चरित्र तो दोनों का, भाजपा का चरित्र तो चौहान साहब आप दोनों का, क्योंकि आप उनके सहयोगी हैं। चुनाव आप हमारे साथ लड़े और गोद में जाके कांग्रेस से लड़ गए और ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं। सिराज साहब टोपी लगाए बिना समाज में जाते नहीं, क्योंकि इनको दिखाना है कि ये मुसलमान है। क्योंकि मोदी टोपी लगाते हैं। मोदी तो सबकी टोपी लगाते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान देश का मुसलमान, बात का स्वागत करता है। देश का मुसलमान एक बार सत्ता में आने दीजिए। आपका जो अस्थायी मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी छीन लेगी। बीजेपी बता दे जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी ने एक विजन बता दे कि क्या करना है। अस्थायित्व का मुद्दा कांग्रेस ने छीन लिया। 6 वर्षों तक एनडीए की सरकार चलाई। विजन बता दीजिए इस चुनाव में। सेकुलर जो एक विजन बता दीजिए इस चुनाव में क्या है। आने वाले समय में छीन लेंगे। मोदी का वोट नहीं देगा पाकिस्तान भेजोगे। भारतीय जनता पार्टी का विचार बिल्कुल नहीं हो सकता। चौहान साहब आप अपनी सीमाओं में रहिए। एक सेकंड रोकना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद इस चर्चा को चक्रव्यूह 2014 में फिर से आगे बढ़ाएंगे। और अब देखते हैं कि प्रियंका गांधी ने मीडिया से आज इंतखाबात के बारे में क्या कहा। नजरिया दूरदर्शी नजरिया। जब उन्होंने अमेठी का विकास कराया तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं सोचा कि जो
छोटे छोटे काम है वो होने चाहिए। उन्होंने ये भी सोचा कि 10-15 साल बाद 20 साल बाद क्षेत्र का इस तरह से विकास होना चाहिए ताकि लाभ लगातार होते रहेगा। अब आपने देखा होगा जैसे BHEL उन्होंने लगाया, HCL लगाया, उसका लाभ आज भी मिलता है क्षेत्र। तो उस तरह से उनका दूरदर्शी नजरिया था। 30 साल पहले कंप्यूटरों की बात करते थे, उस समय काफी उनका मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आज हिंदुस्तान कंप्यूटर की तकनीक में, कंप्यूटर शिक्षा में पूरी दुनिया में माना जाता है। लखनऊ के टैगोर रोड पर वाक़े आर्ट कॉलेज के पोलिंग मरकज पर कुछ खास वोटर वोट देने आए। इनमें एक खानदान की 14 खवातीन और एक मर्द 7 वोट देने पहुंचे। एक नाबिना देखने की सलाहियत से महरूम होने के बावजूद वोट देने पहुंचे। ETV नुमाइंदा इरफान अली ने इनसे खास वोटों से बातचीत की। लोग हैं, हम लोग चाहते हैं अच्छी सरकार बने, हम लोग वोट डालने आए सभी परिवार के साथ। लखनऊ का नुमाइंदा कैसा चाहती हैं आप? कैसा नुमाइंदा बस नहीं, सब बस अच्छा रहे, सब लोग मिलजुल के रहे, एका रहे, खुश रहे, बस और क्या चाहिए। ये है सिर्फ कि हम चाहते हैं कि हमारी हुकूमत अच्छी आए और जो सबको एक साथ देखे। और इस बार पहले के मुकाबले में इस वक्त जो है वोट ज्यादा इसलिए पड़ रहे हैं कि उनके अंदर जज्बा आ गया है और इतने ज्यादा इसमें गंदगियां इस हिंदुस्तान में नेताओं ने फैला दी है, उसको दूर करने के लिए हम लोग को मजबूरन जो है, जो लोग इनको बिनाई हुई इनको भी घर से बाहर निकलना पड़ा ताकि गंदगी को दूर किया जा सके और अच्छे और साफ और शफाफ हुकूमत को लाया जा सके, तभी हमारी हिंदुस्तान सही रह सकती है। ये हमारे चचा हैं, हमारे मोहल्ले में रहते हैं और ये आंखों से जो है बिल्कुल उनको दिखाई नहीं देता है, उसके बावजूद ये बेचारे आए हैं अकेले। नाज़रीन, आपको बता दें कि आज 7 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम 2 इलाकों की 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसमें गुजरात के सभी 26 सीटों, तेलंगाना की 17 और असेंबली की 119 सीटों पर तेलंगाना में वोटिंग हो रही है। पंजाब की तमाम 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। पंजाब में वोटरों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। नाज़रीन, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं मुस्लिम वोटर्स पंजाब के, ये जो पोलिंग बूथ है यहां पर मुस्लिम वोटर्स की थोड़ी अक्सरियत है देखी गई है और मुस्लिम वोटर्स अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब में आज जहां वोटिंग हो रही है, अमृतसर, आनंदपुर साहिब, बतिहान, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, हदूर और साहिब लुधियाना, पटियाला, संगरूर, इन इलाकों में वहां पर आज पोलिंग हो रही है। बीजेपी के कद्दावर लीडर अरुण जेटली भी अमृतसर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कहाँ पर आए हो? हम यहाँ वोटिंग करने के लिए आए हैं जी। तो कैसा लग रहा है? पहली बार वोटिंग की है? पहले नहीं, मैंने बहुत बार वोटिंग की है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून है, हमने आराम से वोटिंग की है, कोई परेशानी नहीं हुई। और क्या था वोटिंग के लिए? हाँ जी, हमें अपना हक, जो हमारा हक है उसे हमें अदा करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है जी। फैमिली के साथ आए। तो किसी चीज का कोई डर वगैरह? ठीक है, वो डाल दिया आपने? तो कैसा लगा? अच्छा लगा। कहाँ पर आए हो? क्या नाम है आपका? जेबा तनवीर। तो कहाँ पर आए हो? वोट डालने के लिए। कैसा पहली बार? हाँ जी, पहले MLA की वोट डाली थी, इस बार लोकसभा की पहली बार डाली। कैसा फील हो रहा है? वेरी गुड, एक ही तो हक है हमारे पास वोट डालने का। हाँ डाले, सब डाले, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सब अपना वोट डाले, हम जब सब बात। नाज़रीन, श्रीनगर की एक पार्लिमानी सीट पर भी आज वोटिंग हो रही है, जहां पर NC के फारूक अब्दुल्ला इंतखाब पे हैं और उनके सामने हैं PDP के तारिक हमीद कर्रा। इस वक्त बडगाम से हमारे नुमाइंदे समीर तफसीलात दे रहे हैं, आइए देखते हैं। वक्त बडगाम कस्बे के पोलिंग A और B पे खड़ा हूं। यहाँ पे लोग अपने वोट का पूरा अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है तो अभी तक 50% से ज्यादा वोटरों ने अपने वोट का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। मैं समीउल्लाह, ETV न्यूज, बडगाम। नाज़रीन, आपको बता दें कि
श्रीनगर के मामले में जहां पर फारूक अब्दुल्ला को लेकर इस इलेक्शन में काफी गहमागहमी देखी गई। तारिक अहमद कराबी उनके सामने एक मजबूत उम्मीदवार है देखा जाए पीडीपी की तरफ से, लेकिन जो बयानबाजियां हुई हैं और वहां पर बीजेपी के सुब्रमण्यम इस वक्त मीडिया से बात करें। आइए आपके लिए चलते हैं। फूल लेकर गए तो उसको लेकर उन्होंने काफी आपत्ति जता रहे हैं सुबह से। हाँ, उनको तो कानून नहीं पता ना। कानून जैसे बाबा रामदेव को 4 FIR रजिस्टर कर दिया, पुलिस को धमका के किया होगा, क्योंकि कानून में जो ST एक्ट है उसमें तो कोई प्रावधान ही नहीं है कि बाबा रामदेव की बयान यदि वो अडिग भी रहे थे कि उस पर कोई अपराध बनती है। इनको तो कानून ही नहीं पता है, तो वो 4 FIR दर्ज कर दी, कोई पुलिस वाला कोई पुलिस स्टेशन अपना प्रभाव में उसे। तो ऐसे ही यहाँ भी इनको कानून नहीं पता है। अब मोदी बाहर आने के पहले शंकर सिंह वघेला आए थे पोलिंग बूथ से बाहर, तो उन्होंने हाथ दिखाया ऐसा, तो हम कह सकते हैं तुमने कांग्रेस का हाथ दिखाया है। ये उन्होंने ये पहना है, उन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी के लिए वोट दो, उन्होंने ये हाथ में उनकी थी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और वो पोलिंग बूथ के अंदर नहीं थी, पोलिंग बूथ के काफी बाहर थी, तो इसीलिए ये इनकी जो भयभीत हो गए ना, इसीलिए इस प्रकार की बातें हो रही हैं। एक अंतिम सवाल सर, बनारस का सीट काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस तरीके से अंसारी भाइयों से कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है, तो क्या कहेंगे? हमेशा कहते हैं कि हम किसी भी क्रिमिनल को नहीं ला रहे हैं पार्टी में, लेकिन अंसारी पे कई केस हैं, कौमी एकता दल के साथ उन्होंने सपोर्ट किया। वो तो महागुंडा है, सबको पता है, और मुझे कोई इसमें सबूत देना तो मैं दे सकता हूँ। कानूनी तौर से और हर दृष्टि से समाज में जो आतंक उसने फैलाई है जहाँ रहते हैं, उस सब दृष्टि से वो देशद्रोही कहा जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि इनके आकर ये कहना कि मुसलमानों को इकट्ठा वोट देनी चाहिए मोदी को हराने के लिए, इससे वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, और ध्रुवीकरण आखिर में इन्हीं की नुकसान होगी। सर, लास्ट सवाल इंग्लिश में, व्हाट यू वांट टू से ऑन द Amartya Sen, the way he has acted? You see, Amartya Sen is Indian only in name. He was born here, yes, but his entire culture, his outlook, his ideological. लखनऊ सीट इस वक्त बहुत अहमियत की हामिल है। वहां पर कांग्रेस की तरफ से रीता बहुगुणा जोशी और बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह और आम आदमी पार्टी के जावेद जाफरी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। रीता बहुगुणा ने वोट डाला है अपना, उसके बाद हमारी नुमाइंदा शिवानी ने उनसे बात की। आइए देखते हैं रीता बहुगुणा ने क्या कहा। प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी इस वक्त आ चुकी हैं वोट डालने के लिए। रीता जी, आपसे बात करेंगे। आज का दिन बेहद अहम है, खास तौर पे आपके लिए इलेक्शन बहुत अहम है, वोट डालने आई हैं आप, क्या महसूस कर रही हैं और क्या कहना चाहिए? बहुत परिश्रम हुआ है, बहुत कोशिशें हुई हैं, अपनी बात हमने जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मतदाताओं ने भी बहुत ज़्यादा मुझे अटेंशन दिया है, और मैं उनकी आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने एक गंभीर उम्मीदवार के रूप में लिया है। अब क्या होता है ये तो 16 को ही पता चलेगा, पर मुझे ऐसा लगता है लोगों के रिएक्शंस देख के, प्रतिक्रियाएं देख के, कि मैं जीतूंगी। इस बार का इलेक्शन आम इलेक्शन से कुछ अलग लगता है, लखनऊ के लोग बेहद उत्साहित हैं, और जिस तरह से आप मैदान में हैं, कैसा लग रहा है कि इस बार का इलेक्शन क्यों जुदा है? जुदा इसलिए कि एक झूठ के आधार पर यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने गुब्बारा बनाया है, गुजरात मॉडल दिखा रहे हैं, और इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया है कि कहीं ना कहीं जो हमारे वोटर हैं उनको भ्रमित करने की कोशिश की गई है। तो मैं समझती हूँ कि ये चुनाव कहीं ना कहीं झूठ को तोड़कर सच्चाई के आधार पर लाने की हमने कोशिश की है। देखें कहाँ तक सफल। पोलराइजेशन हमको दिखाई दे रहा है लखनऊ में, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं वोट दे आऊँ। ध्रुवीकरण की लगातार बात की जा रही है, बीजेपी पर आरोप लगते रहे। लखनऊ गंगा जमनी तहजीब की नगरी है, यहाँ ध्रुवीकरण नहीं होता। ये थी रीता बहुगुणा जोशी जो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, अपना वोट डालने आई हैं, और ये कहती हैं कि लखनऊ में गंगा जमनी तहजीब है और ध्रुवीकरण यहाँ नहीं हो सकता है। कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ शिवानी शर्मा, ETV न्यूज, लखनऊ। नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू की, जहां पर इंचार्ज बनाया गया बीजेपी का अमित शाह को
चूंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसी रियासत है जहां से दिल्ली का रास्ता होकर गुजरता है, दिल्ली की हुकूमत वहीं से कायम होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर आज वहां पर पोलिंग हो रही है। दोरहरा, सीतापुर, उन्नाव, मोहन लालगंज, मशरक, बाराबंकी, फतेहपुर, लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, जालवन, झांसी, हमीरपुर और बांदा में तकरीबन 2 करोड़ 4 लाख वोटर 232 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। नाज़रीन, ये हैदराबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुराने शहर इलाके की। हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन अवैसी पोलिंग मराकज का दौरा करते हुए। नाज़रीन, आपको बता दें कि पुराने शहर का हैदराबाद ये हल्का एक ऐसा हल्का है जिसमें 8 बार से एमआईएम का कब्जा रहा है। मौजूदा सांसद एमपी असदुद्दीन अवैसी इस बार भी उम्मीदवार हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ मराकज पर दौरा करते हुए देखे जा सकते हैं। इस तरह की खबरें आई हैं कि चंद्रायन गुट्टा हल्का असेंबली में वोटिंग शुरू नहीं हुई, जिसकी वजह से लोग घरों को वापस जा रहे थे। काफी देर से वहां पर वोटिंग शुरू हुई, इस तरह की खबरें सुबह आ रही थी। पुराने शहर के कुछ हसास इलाकों को, खासकर चंद्रायन गुट्टे की हम बात करें, वहां पर काफी हंगामा देखने को मिला कुछ दिन पहले जब इंतखाबी जलसे मुनक्किद किए जा रहे थे। ऐसे में वहां पर एमबीटी के कायम खां वहां पर चंद्रायन गुट्टे से असेंबली से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज आपको बता दें कि हैदराबाद पार्लिमानी सीट पर असदुद्दीन अवैसी इलेक्शन लड़ रहे हैं, बहसीत एमपी। और यहां पर कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं और बीजेपी टीडीपी का उम्मीदवार भी यहां पर है। बीजेपी टीडीपी की मफाहमत के बाद यहां पर एमआईएम के लिए थोड़ी सी टक्कर महसूस की जा रही थी। इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने तमाम हलकों में, असेंबली हलकों में और हैदराबाद के तमाम हलकों पर जलसे मुनक्किद किए, रोड शोज किए। पहली बार एमआईएम ने रोड शोज भी मुनक्किद किए। नाज़रीन, आइए चलते हैं रायबरेली, जहां पर हमारे नुमाइंदे इमरान जुड़ गए हैं। इमरान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इमरान, क्या सूरत हाल है रायबरेली में इस वक्त? देखिए, जहां तक रायबरेली की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि सोनिया गांधी की जो प्रतिष्ठा है दांव पे लगी। जिस तरह से 14 सीटों पर यूपी में मतदान होता, सबसे महत्वपूर्ण सीट कह सकते हैं। अभी तक का जो मतदान प्रतिशत है तकरीबन 22% मतदान हो चुका है। और हमारी यहाँ के जो एडीएम सिटी है उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि जो रूरल एरिया है वहां पे अभी कम मतदान हुआ है, जो शहर में है, जो जिले में मतदाता उसमें ज्यादा मतदान हुआ है। बताई जा रहा है कि दोपहर के बाद जो देहातों में लोग हैं वो ज्यादा मतदान का प्रतिशत ज्यादा होगा। तो उम्मीद यही है कि जो पिछले जो 2009 में जो इलेक्शन हुआ था उसके मुकाबले ज्यादा मतदान इस बार होगा। और खास बात से ये है कि यहाँ पे जो तीसरी पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे एक वोटर के तौर पे वोटिंग हालांकि नहीं की है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने फैमिली के साथ आ रहे हैं और फैमिली के जो उनके माँ बाप उनको वो उसका वोटिंग का महत्व बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पे अपने लोग मतदान का प्रयोग करके एक अच्छी सरकार में हेल्प कर सकते हैं। जहां तक मुद्दों की बात है तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पे जो लोग हैं, जिस तरह से सोनिया गांधी 2 बार से एक रिकॉर्ड मतों से यहाँ पे जीतती आई है, तीसरी बार भी जैसा कि लोग कह रहे हैं कि उनको जीतना चाहिए, लेकिन अब ये कहना मुश्किल है। हालांकि एक बात फैक्ट है कि अगर बड़ी पार्टियों में बात की जाए तो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यहाँ से लड़ रही है। इसके अलावा अगर बीजेपी से बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अजय अग्रवाल, वो लड़ रहे हैं। इसके अलावा और दूसरी पार्टियों से बात की जाए तो एक तरीके से कह सकते हैं कि दूसरी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट ना के बराबर उतारे हैं। तो एक इंग्लिश में एक वर्ड है कि
पॉलिटिक्स एथिक्स में, उसको अगर आप बात करें तो जो दूसरी पार्टी के नेता हैं अपनी पार्टियों के अध्यक्षों के लिए, पार्टी लीडरों के लिए एक स्पेस रखते हुए दूसरी पार्टी के लीडरों को इतना मौका देते हैं कि ज्यादा ज्यादा वो मार्जिन से जीत सकें। अगर सोनिया गांधी की बात की जाए तो वाकई एक वीवीआईपी कंस्टिट्यूएंसी है रायबरेली संसदीय क्षेत्र, तो सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम है। और आप देखें तो बीजेपी की तरफ से भी ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है, और अगर समाजवादी पार्टी ने तो उतारा ही नहीं। अगर आप बसपा की बात की जाए कैंडिडेट है, और अगर कांग्रेस उसकी बात की जाए दूसरी और पार्टियों की तरफ से, तो कुल मिला के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी इमरान, एक चीज और जानेंगे, बीजेपी ने वहां पर काफी जोर लगाया है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें, बीजेपी के जो अजय अग्रवाल है उनकी क्या सूरत हाल देखी जा सकती है वहां पर? देखिए, अगर आप वोटिंग उसकी बात की जाए तो अभी हमारी कई लोगों से बात हुई, उनका ये जरूर कहना है कि डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ लेकिन विकास हो रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एम्स की आधारशिला कुछ दिनों पहले रखी है, निफ्ट है, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, टाटा मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सोनिया गांधी ने यूपीए सरकार 2 में जो यहाँ की जनता को भेंट दिया है, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी करना बाकी है। जहां तक बीजेपी की बात है तो मैं आपको जैसे कहा कि आप खुद समझ सकते हैं, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, कोई भी बड़ा लीडर दूसरी पार्टी का यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया, चाहे वो राजनाथ की बात हो या जो बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की बात हो, या समाजवादी पार्टी की तरफ से ना अखिलेश यादव आया जो मुख्यमंत्री, और जो सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव। तो आप खुद समझ सकते हैं कि दूसरी और पार्टियों की क्या स्थिति है। और यहाँ पे जो कि शुरू से ही नेहरू गांधी का गढ़ माना जाता है रायबरेली, तो उसको देखते हुए अगर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अगर आप बात करेंगे लोगों, तो कहीं ना कहीं जो उनका रुझान है वो थोड़ा सा कह सकते हैं उस तरफ देखा जा सकता है। जी इमरान, पोलिंग परसेंटेज की क्या सूरत हाल है? 12:30 बजे का वक्त हो गया है, आधा दिन गुजर चुका है, क्या बता सकते हैं आप कि कितना परसेंटेज वहां पर हुआ है पोलिंग का? देखिए, अगर अभी तक बात की जाए तो हमारे पास अभी लेटेस्ट जो आंकड़ा है वो 22% से ज्यादा का मतदान हो चुका है, और उम्मीद बताई जा रही है कि दोपहर के बाद जो देहातों का मतदान का जो आंकड़ा है वो कुछ बढ़ेगा। ओवरऑल अगर पिछली बार 2009 की बात की जाए तो ओवरऑल जो परसेंटेज वोटिंग रहा वो 48 पॉइंट समथिंग रहा, 48% रहा। तो इस बार उम्मीद है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश जो निर्वाचन जो ऑफिस है वो तमाम लोगों से अपील कर रहा है कि चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो या प्रचार के माध्यम से, कि ज्यादा से ज्यादा वोट करे। तो मैंने जैसे कि कहा, इस बार तीसरी पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, हालांकि वो वोटर नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं से एक मतदान का प्रयोग कैसे होता है, लोगों में रुझान पैदा हो, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर वोटरों में भी होगा। इसके अलावा जो अपनी एक अच्छी और एक सरकार वो चुन सकेंगे अगर उसके बहाने। जी इमरान, और चीज जानना चाहेंगे, अक्सर खबरें आती है जब भी इलेक्शन होता है मुल्क में कहीं तो मशीनें खराब होती है या इंतजाम सही नहीं होता, लिस्ट में नाम नहीं है, वोटर कार्ड है, तो इस तरह की कोई शिकायत रायबरेली में आपको देखने को मिली? देखिए, मैं आपको बता दूं, जहां हमारा थोड़ी देर पहले यहाँ की जो डीएम है अदिति सिंह, उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि 10 जगह ईवीएम मशीन में प्रॉब्लम थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, उसको एक्सचेंज करा दिया गया। फिलहाल अगर छुटपुट घटनाओं की बात की जाए तो ऐसा कहीं पे भी नहीं। एक जगह जरूर सूरत हाल मैं आपको बताऊं, लालगंज के बेमौरा ब्लॉक है, वहां पे ही बताया जा रहा है तकरीबन 3 लोगों ने मात्र अब तक वोटिंग की है। और हालांकि ये आंकड़े मुश्किल है कि कितने वोटर वहां पे हैं, तो वहां के लोगों का कहना है कि एक तरीके से क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिजली नहीं है, तो इसकी वजह से कुछ वहां के लोगों ने एक तरीके से जो मतदान का बहिष्कार किया है। लोगों का कहना है कि जब डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं, तो हम वोट देने से क्या फायदा। ये जरूर ये बात सुनने को आई है। जी इमरान, मौसम के बारे में क्या कहेंगे? मौसम किस तरह का है, उसका असर वोटरों पर क्या हो रहा है? देखिए, अगर मौसम की बात की जाए तो जाहिर सी बात है तकरीबन 40 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है इस वक्त उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, रायबरेली भी इससे अछूता नहीं। लेकिन फिर भी अगर वोटर्स की बात की जाए, चाहे सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई तब से आप चाहे बुजुर्गों की बात की जाए या जवानों की बात की जाए, बच्चों की, तो अपने अपने टाइम के हिसाब से अपने अपने, अगर बहुत ज्यादा सवेरे कुछ लोगों ने डाला, इसके बाद 9 बजे के बाद जैसे लोगों ने अपने टाइम के हिसाब से निकाला, फिर 11-12 बजे के जो परसेंटेज है कुछ बड़ा है। तो जाहिर सी बात अपने काम निपटाने के बाद, क्योंकि आज जहां पे भी इलेक्शन होता है तो वहां से गवर्नमेंट की तरफ से एक छुट्टी डिक्लेयर होती है, तो बहुत सारे लोग उसका मतदान का प्रयोग अपने टाइम टू टाइम, और जैसे जैसे उनको सुविधा मिल रही है अपनी पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि अपनी पीढ़ी भी और दादी दादा के साथ, अगर उनके साथ में और भी उनके बेटे और बहू भी, इसके अलावा भी, तो लगातार मतदान का प्रतिशत बढ़ रही है। उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम पे मतदान और ज्यादा बढ़ेगा। जी इमरान, इस बार जो आंकड़े आए हमारे पास 2014 के इलेक्शन से पहले बताया गया कि
फीसद जो है यूपी में नए वोटर्स जिनकी उम्र 18 से 19 साल है ये वहां पर बताए गए हैं। और प्रियंका वहां पर काफी रैलियां कर चुकी, जलसे कर चुकी। कितना असर इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, कितना असर नौजवानों में देखा गया प्रियंका को लेकर? देखिए, मैं आपको बताऊं, जहां तक वोटिंग परसेंटेज की बढ़ने की बात है, ये तो जब आंकड़े आएंगे तभी पता चल पाएगा। लेकिन जब हमारी डीएम से बात हुई तो उन्होंने बताया तकरीबन 1.5 लाख नए वोटर लिस्ट में इस बार जुड़े। लेकिन अब देखना वही होगा कि जो 1.5 लाख नए वोटर लिस्ट में जो जुड़े हैं, ऐड हुए हैं, उसमें कितने प्रतिशत लोग मतदान केंद्र आते हैं और मतदान का प्रयोग कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये। लेकिन जाहिर सी बात है, 2009 के आंकड़े देखें या जैसे आपने बताया कि 28% इस बार अगर जो वोटर बढ़े, तो जाहिर सी बात है जब वोटर बढ़े तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। लेकिन इस चीज की जो ऑथेंटिक आंकड़ा है वो जब पूरा मतदान हो चुका है तभी पता चल पाएगा कितने नए वोटर इस बार बढ़े और कितने ज्यादा लोग इस बार वोट किया। जी शुक्रिया इमरान हमसे इस तफसीली गुफ्तगू के लिए। ये थे इमरान, तफसीलात दे रहे थे रायबरेली से कि वहां पर क्या सूरत हाल है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है, लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं। नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें, अपडेट कर दें कि आज 7 रियासतों में और मरकज के ज़ेर इंतजाम 2 इलाकों की 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसमें गुजरात की सभी 26 सीटें हैं, तेलंगाना की तमाम 17 लोकसभा सीटें और असेंबली की 119 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पंजाब की बात करें, पंजाब की तमाम 13 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर आज पोलिंग हो रही है। वहीं मगरबी बंगाल की 9 लोकसभा सीटों पर, बिहार की 7 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 1 सीट पर आज पोलिंग हो रही है। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस मरहले में कई बड़े नामों की किस्मत का फैसला अवाम करेंगे। उनमें कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, बीजेपी सदर राजनाथ सिंह, बीजेपी के वज़ारत-ए-उज़्मा के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अरुण जेटली, कांग्रेस के पीएल पुनिया, रीता बहुगुणा जोशी, शंकर सिंह वाघेला और अमरिंदर सिंह मधुसूदन मिस्त्री के नाम शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश के बारे में अगर नाज़रीन, ये पंजाब की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं पंजाब के लोग काफी भारी तादाद में पोलिंग मराकज़ पर पंजाब में भी देखा गया कि लोग पोलिंग बूथों पर पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक कहीं से किसी इस तरह की कोई गड़बड़ या कोई ऐसी फसाद की बात हमारे सामने नहीं आई। कोई गड़बड़ कहीं से नहीं हुई। जिस तरह से पोलिंग बूथों पर पार्टियों की तरफ से, एजेंट्स की तरफ से या आवाम की तरफ से गड़बड़ हुआ करती थी पिछले इलेक्शंस में, हमने देखा अभी तक यहां से 89 हलकों से किसी तरह की कोई गड़बड़ की खबर हम तक नहीं पहुंची है। का है हाँ? मेरा हाँ? मैं यहाँ पे गार्डन को आया, वोट नहीं डाल सका। तकलीफ इस बात की है, मेरे पास राशन कॉपी वगैरह, आईडी कार्ड वगैरह सब है। वहाँ पे मैं यूनिटी स्कूल को गया वोट डालने के वास्ते, मेरा वोट नहीं आया तो वहाँ से मेरे को ढकल दिए सर, मेरे को ढकल दिए पुलिस वाले। तो मैं खामोश आका, मेरे को कार्ड बोलते आईडी प्रूफ लेके आओ, आईडी प्रूफ लेके आएगा तो देगा। मैं बोला कर्नाटक जाके आईडी प्रूफ लेके आया, तो फिर बाद में बोलते कल लाओ, साहब नहीं आया है वो तुम्हारे को देगा, उसके बाद आओ बोल के। मैं बोला सर अभी तो मैं सब लेके आया, तुम मेरे को क्यों फिरा लाए? वो बोलता है नहीं शाम में आओ, 4 बजे टाइम आओ, लंच का टाइम है, लंच कर रहे हम लोग। किसका क्या सर, मैं भी इसी बार को गया था सर, मेरा वोटर आईडी कार्ड घूम गया, आ जाओ कल आओ, 2 महीने ऐसे घुमाए सर। जो पैसे रहता पहले उसका काम होता, जो पैसे नहीं रहता उसका काम चीने होता सर। आप लोग जनता के लिए बने हुए हैं सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ नाम पर लिया पे काम करने के लिए करते हैं सर। डेली पुलिस वाले आते हैं, डेली बैठ के लेके चले जाते हैं सर। हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या काम करेंगे पुलिस सर? वोट डालने के लिए खड़े हम लोग, जब इस्तीफा में गए वोटर आईडी कार्ड घूम गया बोल के, वोटर आईडी कार्ड क्या दुनिया घुमा रहे सर। जो पैसे रहते हैं उसके अगर आप देख रहे हैं हैदराबाद हल्के से लोगों की शिकायत, उनके पास सारी चीजें लेकिन वोट डालने के लिए नहीं दिया गया। और चंद्रायन गुट्टा असेंबली हल्के में वोटिंग मशीन खराब बताई जा रही है।
लोगों को वोट डालने में काफी दिक्कत हुई, मशीनें खराब हो गई, वहां पर लोगों को इंतजार करना पड़ा काफी देर तक। हैदराबाद के हल्के असेंबली चंद्रान गुट्टा में वाक़या पेश आया, वहां पर वोटिंग मशीनें खराब हो गई हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ असेंबली हल्कों में प्रसाद राव, डीजीपी प्रसाद राव इस वक्त अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए देखे जा सकते हैं। नाज़रीन को बता दें कि हैदराबाद के हल्के चंद्रान गुट्टा, याकुतपुरा, बहादुरपुरा, इन हल्कों में एमआईएम का असर देखा गया। एमआईएम इस पर काबिज है। बड़ी तादाद में लोग पोलिंग मराकज पर सुबह से ही पुराने शहर में पहुंच रहे हैं, लेकिन चंद्रायन गुट्टे से जो हमें इतला मिली है, हैदराबाद हल्के के असेंबली हल्के चंद्रायन गुट्टा पर मशीनें खराब हो गई हैं। इस बार पुराने शहर के तमाम असेंबली हल्कों पर बीजेपी टीडीपी उम्मीदवार भी खड़े किए गए हैं। बीजेपी टीडीपी उम्मीदवारों और एमआईएम के उम्मीदवारों के बीच टक्कर का मुकाबला देखा जा रहा है। हल्का असेंबली मलकपेट की अगर हम बात करें, मलकपेट में भी मिली जुली आबादी है, वहां पर भी फिलहाल। और इस वक्त हमारे हैदराबाद नुमाइंदे अनीसुर रहमान हमसे जुड़ चुके हैं। अनीसुर रहमान, पुराने शहर हैदराबाद की क्या सूरत हाल है, क्या चल रहा है वहां पर? अनीसुर रहमान, आप मेरी आवाज सुन रहे तो बताएं कि वहां पर क्या सूरत हाल है? जिलानी, हेलो, आप मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बताएं, तफसीलात बताएं। जिलानी, आज हैदराबाद में जब पोलिंग शुरू हुई तो तेलंगाना के दूसरे अजला के मुकाबले में हैदराबाद में वोटर्स की कम तादाद देखी गई पोलिंग बूथ पर। ये शायद इसलिए कि यहाँ पर हैदराबाद में गुज़िश्ता 2-3 दिन से मौसम जो है काफ़ी खुशगवार है। लोगों ने यही सोचा होगा कि शायद थोड़ी देर के बाद जाके वोट डालेंगे। जब 4 घंटे बाद जब चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने ऐलान तनासुब जो मुख्तलिफ जगहों पर जो वोटिंग परसेंटेज है उसके बारे में बताया, तो ये मालूम हुआ कि हैदराबाद में सबसे ज़्यादा जो है सबसे कम परसेंटेज यहाँ पर देखा गया है। पहले 4 घंटों में सिर्फ 18% वोटर्स ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया, जबकि सबसे ज़्यादा निज़ामाबाद में 38% वोट जो है वहाँ पर वोटर्स आए और अपना वोट डाला। तो ये देखा गया है कि जो तेलंगाना के जो शुमाली तेलंगाना के जो अजला हैं वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में वोटर्स आ रहे हैं और काफ़ी लंबी लंबी क्यूज़ वहाँ पर देखी जा रही है, जबकि हैदराबाद में उतना ज़्यादा जो है सुबह के वक्त में उतना ज़्यादा जो है यहाँ पर रिस्पांस देखा नहीं गया। लेकिन अभी इतला मिली है कि हैदराबाद के ख़ासतौर पर पुराने शहर में के मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स पर लोग आ रहे हैं और वहाँ पर भी क्यूज़ में जो है कतारों में इजाफा देखा गया है। जिलानी, अनीसुर रहमान, पुराने शहर के 2-3 ऐसे हल्के हैं जहां पर एमआईएम बीजेपी टीडीपी उम्मीदवार के बीच काफी टक्कर देखी जा रही है, तो क्या देखा जा रहा है वहां पर एजेंट्स को लेकर या एमआईएम के नुमाइंदों को लेकर, किस तरह का काम वहां पर देखा जा रहा है आज? देखिए जिलानी, ये समझा जा रहा है कि इस बार जो खासतौर पर लोकसभा की हम अगर बात करें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है वो पल्ला भारी दिख रहा है, क्योंकि ये यहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार असदुद्दीन अवैसी के मुकाबले में जो उम्मीदवार हैं वो जो है उतनी ज़्यादा मशहूर नहीं है। ख़ासतौर पर अगर जिसका ये कहा जा रहा है कि मजलिस का मुकाबला बीजेपी से है हैदराबाद हल्के लोकसभा में, लेकिन बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो सियासतदान नहीं है, वो एक समाजी कारकुन के तौर पर मशहूर है। तो ये समझा जा रहा है कि ये लोकसभा के लिए शायद लोकसभा के लिए मजलिस को ज़्यादा मुकाबला करना नहीं पड़ेगा, जबकि असम्बली हल्कों में ख़ासतौर पर चंद्रायन गुट्टा और
अगर सिकंदराबाद हल्के में जो शामिल है, नामपल्ली हल्के असेंबली में और दूसरे एक दो जगह पर उनको शायद काफी मुकाबला करना पड़ेगा। जिलानी जी, पोलिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें हैदराबाद के हल्कों की, तो कितना परसेंटेज अभी तक बताया गया है? देखिए, तकरीबन 2 घंटे पहले चीफ इलेक्शन ऑफिसर भंवर लाल ने जो आदाद शुमार दिए हैं उसके मुताबिक सिर्फ 18% जो है वोटर्स हैदराबाद में जो है वो उन्होंने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो आएँ और वोट डालें, और अभी अभी जो इतलात मिली हैं तो उसके मुताबिक शायद परसेंटेज और ज़्यादा हो जाए, शायद 30 के करीब हो गया होगा, क्योंकि अभी शायद 15 मिनट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें आदद शुमार का ऐलान किया जाएगा। लेकिन अभी जो इतला मिली है उसके मुताबिक लोग आ रहे हैं और वहाँ हैदराबाद के भी मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स में जो है लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं वोटर्स की। जिला नहीं जी अनीस रहमान, आज हैदराबाद का मौसम कुछ ठीक ठाक है, ऐसी खबरें हैं, तो ऐसे में लोग नहीं पहुंचे हैं, क्या वजह रही और कुछ दूसरी वजूहात हो सकती हैं? देखिए जिलानी, शायद इसी वजह से, चूंकि 2-3 दिन से हैदराबाद में मौसम खतरे खुशगवार है, शायद लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग अपना वक्त लेंगे और जाके वोट डालेंगे। इसीलिए शायद लोगों में थोड़ी शायद सुस्ती है और वो लोग घरों से निकलने में शायद अपना टाइम ले रहे हैं। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम जो देही इलाके हैं और अजला हैं वहाँ पर शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, तो लोग यही समझ रहे हैं कि सुबह के वक्त में ही अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया जाए ताकि शदीद गर्मी से बचा जा सके। जिला नहीं जी, शुक्रिया अनीस रहमान हमसे तफसीली गुफ्तगू की है। हमारे नुमाइंदे हैदराबाद से अनीस रहमान तफसीलात दे रहे थे। लोग अभी वक्त ले रहे हैं, मौसम खुशगवार है, लेकिन वोटिंग का सिलसिला भी अभी वहां पर तेजी उसमें आई है। और नाज़रीन, इस वक्त देखते हैं वजीर कानून कपिल सिब्बल ने मोदी के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। हैरान है कि ये किस किस्म का उम्मीदवार है प्रधानमंत्री के पद के लिए, जिसको नैतिकता का कोई ज्ञान नहीं है, जिसकी सोच भी ऐसी है कि कानून का कोई भी उल्लंघन हो जाए तो इनको कोई लेना देना नहीं है। बिना सोच समझ के ये कुछ कहते हैं, बिना सोच समझ के करते हैं। इनको ये तो मालूम होना चाहिए कि जब वोट डालते हैं उसके बाद कोई प्रचार नहीं हो सकता, कोई सिंबल नहीं दिखा सकता। और ये खुद एक उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार उस क्षेत्र में ही नहीं लेकिन प्रधानमंत्री के पद के भी उम्मीदवार हैं, और फिर भी ऐसा काम करना, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जो ऐसा काम कर सकता है वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता। आप देख रहे हैं तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर के चंद्रशेखर राव वोट डालने के लिए पहुंचे। देर पहले की ये तस्वीरें हैं। इस बार तेलंगाना राष्ट्र समिति तेलंगाना में तकरीबन सभी हलकों से मुकाबला कर रही है और खुद केसीआर गजवेल असेंबली हल्के से इंतखाब लड़ रहे हैं, साथ ही वो पार्लियामेंट के लिए भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि तेलंगाना राष्ट्र समिति ने इस बार मुसलमानों को भी लुभाने की काफी कोशिश की है और मंशूर पर नजर डालें तेलंगाना राष्ट्र समिति और कांग्रेस के तो करीब मिले जुले इस मंशूर में हमको देखने को मिला। लेकिन एक चीज जो अहम है, 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात केसीआर ने आखिरी वक्तों में कही। नाज़रीन, अब आइए रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर हमारे नुमाइंदे इरफान अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान अली, क्या सूरत हाल है? वोटिंग परसेंटेज को लेकर पोलिंग जारी है, क्या सूरत हाल वहां पर? जी रानी, जो 11 बजे तक के जो आदाद शुमार हमें मिले थे उसके मुताबिक जो है 24.78 पोलिंग हुई थी। अब चूंकि काफी अर्सा गुजर चुका है, तकरीबन 1 बजने वाला है, तो आप मान के चलिए तकरीबन 30% वोटिंग हो चुकी होगी।
और काफी तादाद में अभी भी पोलिंग स्टेशन पर लोग नजर आ रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं और बहुत जमहूरियत का जो जश्न है उसमें पूरे जोशो खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। अभी अभी मैं लखनऊ में जो चौक का इलाका है, जो पुराना लखनऊ का इलाका है, जो लखनऊ की पहचान है, वहाँ के एक पोलिंग स्टेशन पर था और वहाँ पर जो लखनऊ के इमाम ईदगाह हैं मौलाना खालिद रशीद फरंगी वैली, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया और उनके साथ जो शिया रहनुमा है मौलाना कल्बे जब्बार साहब, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। जी रानी जी इरफान अली, जिस तरह से इलेक्शन मुहिम में हमने देखा कि कई उलमा वहां पर उत्तर प्रदेश के पार्टियों से मुलाकात हुई, बीजेपी ने भी मुलाकात की, बीजेपी के राजनाथ सिंह ने भी मुलाकात की और कांग्रेस के लीडरों ने भी मुलाकात की, तो वहां पर उलमा की तरफ से जिस तरह के बयान दिए गए थे इंतखाबी मुहिम में, उसके असरात वहां के वोटरों में क्या देखे जा रहे हैं, किस तरह का नुमाइंदा वो चुनने की बात कर रहे हैं? जी जिलानी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया, क्योंकि इस बार काफी इंतखाबी मुहिम के दौरान ये देखा गया कि तमाम उम्मीदवार यहाँ के जो मजहबी उलमा हैं और जो मजहबी रहनुमा है उनके पास गए और उन्होंने अपने अपने लिए वोट की अपील की, अपनी पार्टी के लिए और अपने उम्मीदवार के लिए। उसका असर यहाँ वोटरों पर भी देखा जा रहा है और वोटर बड़ी तादाद में निकल के आए हैं और लखनऊ का नुमाइंदा चुनने के लिए और एक बेहतर और अच्छी सरकार बनाने के लिए वो वोट कर रहे हैं। और शाम तक आप देखेंगे कि पिछले चुनाव के मुकाबले में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा नजर आएगा आपको। जी जिलानी जी इरफान अली, एक इल्जाम ये भी है कि बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह ने मुस्लिम वोटरों को गुमराह करने की ये कोशिश की है, क्या कितना सच है ये? जिलानी, ये कहना गलत होगा कि उन्होंने कोई गुमराह करने की कोशिश की है। वो यहाँ के उम्मीदवार हैं और बीजेपी के जो है कौमी सदर हैं, रहनुमा हैं, उन्होंने अपनी बात तमाम तबकात तक पहुंचाने के लिए कोशिश की है। वो इसीलिए मुस्लिम रहनुमाओं से भी मिले हैं और तमाम तबकात से मिले हैं। तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि उन्होंने कोई गुमराह किया है। उन्होंने अपने जीतने के लिए हर उम्मीदवार कोशिश करता है और तमाम तबकात से मिलता है और अपील करता है, वही उन्होंने किया है और ये वोटर के ऊपर है। वोटर जिसको चाहेगा वो चुनेगा, किसी से कोई जबरदस्ती तो है नहीं। जी जिलानी जी, लखनऊ में अगर हम देखें आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो कितना असर आम आदमी पार्टी का इस बार नजर आया इंतखाबी सरगर्मियों में? जी जिलानी, बिल्कुल इसमें जो है इलेक्शन कमीशन को उसकी सताइश करना पड़ेगी और उसका क्रेडिट उसको देना पड़ेगा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान पूरे शहर में कहीं कोई ज्यादा झंडा नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई पोस्टर नहीं और कोई शोर शराबा नहीं। उसके बावजूद उन्होंने जो मुख्तलिफ जराए अबलाग से और जो तरीके इस्तेमाल किए वोटर को बेदार करने के लिए, उसका नजर आ रहा है और वोटर बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर अपनी मर्जी से। और इस इलेक्शन में खास बात ये भी देखी गई कि वोटर जो पर्ची होती थी उसमें बड़ी गलती रहती थी, लेकिन इस बार वोटर पर्ची येलो लगाए गए और उन्होंने वोटर पर्चियां बना के सबके घरों में पहुंचा दी और लोग आराम से घरों से अपनी वोटर पर्ची लेकर आ रहे हैं और पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपना वोट दे रहे हैं। इरफान अली, जहां तक हम पार्टियों की बात करें, पार्टियों ने तो इंतखाबी मुहिम चलाई, साथ में इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी अवाम में शऊर बेदारी के लिए कैंपेन चलाया गया। इसका असर भी क्या देखा जा रहा है कि मतदान केंद्रों पर लोग आ रहे हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने जिलानी, यहाँ पर जो पोलिंग मराकिज है उन पर बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जो काम पहले सियासी पार्टियां लाखों रुपए खर्च करके नहीं कर सकी और 50% से कम पोलिंग रहती थी, वो इस बार इलेक्शन कमीशन की जो कैंपेन रही है, वोटर बेदारी की मुहिम जो रही है और तमाम लोगों ने जो समाज के मुख्तलिफ तबकात हैं उन्होंने भी कोशिश की है कि वोटरों को बेदार किया जाए। लखनऊ की मैं बात करता हूं तो लखनऊ में कई इंस्टीट्यूशन हैं, कई कॉलेजेस हैं जिन्होंने बाकायदा स्कीमें निकाली हैं कि जो वोट करके आएगा और अपना निशान दिखाएगा उसको, उसके बच्चों को फीस में कंसेशन दिया जाएगा, खरीदारी में कंसेशन दिया जाएगा। तो इस तरह की जो चीजें हुई हैं उसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज आप देखेंगे कि मुसलसल बढ़ रहा है। पिछले जो चुनाव हुए हैं पिछले फेजेस के, उसमें भी देखा गया कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है और इस फेज में भी आप देखेंगे कि अच्छा खासा इजाफा होने जा रहा है। जी इरफान अली, नौजवानों को भी राग़िब करने की तमाम पार्टियों ने कोशिश की और इस एक तरह से 18 से 19 साल के वोटरों की इस बार काफी उसमें तादाद बड़ी है, तो क्या नौजवान वोटर वहां पर आपको काफी तादाद में नजर आ रहे हैं अभी जहां जहां आपने दौरा किया? जी रानी, बिल्कुल आपने सही कहा, इस बार नौजवान बहुत बड़ी तादाद में वोटर लिस्ट में उसका इजाफा हुआ है और वो अपना पहली बार वोट डालने के लिए काफी जोश में दिख रहा है और सुबह से ही देखा गया कि वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर अपना वोट डाल रहा है और उसको एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश है, रोजगार की तलाश है, उसके अपने मसाइल हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं
वो चाहता है कि मुल्क में तब्दीली आए और उसको अच्छे रोजगार, तालीम के अच्छे मौके मिले, रोजगार मिले और उसकी जिंदगी बेहतर हो सके। इसलिए जमहूरियत के इस जश्न में पूरे जोशो खरोश के साथ वो हिस्सा ले रहा है। जी शुक्रिया इरफान अली इस जानकारी के लिए। ये थे लखनऊ से हमारे नुमाइंदे इरफान अली। तफसीलात दे रहे थे। नौजवानों की तादाद काफी वहां पर देखने को मिल रही है। इंतखाबी हलकों में पार्टियों की तो मुहिम चलती रही, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो शऊर बेदार किया गया उसका असर भी वहां पर राय दहिंदों में देखा गया। और आगे बढ़ते बीएसपी सरबराह मायावती ने योग गुरु बाबा रामदेव के दलितों से मुताल्लिक काबिल एतराज बयान पर इलेक्शन कमीशन के एक्शन को नाकाबिल कबूल बताया। साथ ही मायावती ने यूपी हुकूमत पर यह कहकर चोट की कि रामदेव का ताल्लुक यादव बिरादरी से होने की वजह से समाजवादी हुकूमत योग गुरु के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही है। बीएसपी सरबराह ने कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी की खामोशी पर भी हैरत का इजहार किया है। मायावती के मुताबिक बाबा रामदेव की जगह सलाखों के पीछे है। पार्टी के इस वरिष्ठ नेता ने, योग गुरु ने, बाबा रामदेव ने इतना घिनौना काम किया है, मैं समझती हूँ कि वो माफी के लायक नहीं है और केवल स्टेट से उनको नहीं घुसने दिया जाएगा, इससे हमारी पार्टी सहमत नहीं है। इस बारे में तो मेरा फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त को और यहाँ के गवर्नमेंट को ये कहना है कि इनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार तो बाबा रामदेव के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि आप लोगों को शायद ये मालूम नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये यादव समाज से ताल्लुक रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बिरादरीवाद की हवा में बहकर ये वर्तमान सपा सरकार की सरकार कोई कार्रवाई करेगी। तो इसलिए मेरा मुख्य चुनाव आयुक्त से ये कहना कि इस मामले को गंभीरता से लें और दिल्ली, क्योंकि देश की राजधानी है, वहाँ पर इस समय किसी भी पार्टी की सरकार नहीं है, ये मामला दिल्ली रेफर किया जाए और दिल्ली में सख्त से सख्त कार्रवाई, वहाँ का जो पुलिस विभाग है वो सख्त से सख्त कार्रवाई वो करे। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख की बात ये है, मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में और कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, बाबा योग गुरु जो है बाबा रामदेव जो यादव है, मैं इसको यादव ही बोलूंगी, बाबा रामदेव यादव, इनके बारे में मेरा ये भी कहना है, इसको लेकर, इस प्रकरण को लेकर, कि जब बाबा रामदेव यादव ने खास तौर से कांग्रेस पार्टी के युवराज की आलोचना करते हुए जो हमारे समाज की दलित बहन बेटियों के बारे में जिस प्रकार से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने तुरंत ही इसके ऊपर अगले दिन ही प्रतिक्रिया दी। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया, जो कांग्रेस पार्टी का जो युवराज है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया ये घिनौना, तो अभी तक जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया, कांग्रेस पार्टी का जो युवराज है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया, अभी तक कांग्रेस पार्टी के युवराज ने तो इस मामले में अपना मुंह नहीं खोला है और कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने इसके ऊपर अभी अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया है, तो ये उससे भी ज्यादा दुख की बात है। और नाज़रीन, बीजेपी लीडर उमा भारती ने क्या कहा, ये देखते हैं। मेरे लिए तो बड़ी चुनौती है कि इस क्षेत्र का पिछड़ापन पूरा हुआ, वो बड़ी चुनौती है। 300 से ज्यादा सीटें आई नरेंद्र मोदी जी की। दीदी, यूपी में कैसा होगा बीजेपी का प्रदर्शन, क्या उम्मीद है? बहुत अच्छा होगा, मैं सीटें नहीं बता सकती। मोदी का प्रभाव दिख रहा है क्या आपको क्षेत्र में? जैसे जैसे उन्नतियां मिलके एक मोदी की लहर बन जाती है, इसी तरह से बीजेपी के सारे फैक्टर्स मिलकर मोदी लहर बन गए। उत्तर प्रदेश की सूरत हाल उमा भारती बता रही थी कि उन्हें अच्छी सूरत हाल नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सीटें बताने से वो कतरा रही हैं। नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि आज 89 सीटों पर 7 रियासतों में इलेक्शन हो रहे हैं और 2 मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में भी इलेक्शन हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, दादर नगर हवेली और दमन दीव की 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तेलंगाना में लोकसभा की 17 और असेंबली की 119 सीटों पर गुजरात की 26, उत्तर प्रदेश की 14, पंजाब की 13, मगरबी बंगाल की 9, बिहार की 7, जम्मू कश्मीर की 1, दादर नगर हवेली और दमन दीव की 1-1 सीट पर वोटिंग जारी है। गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में एक ही मरहले में 26 सीटों पर 4 करोड़ से ज्यादा वोटर आज 334 उम्मीदवारों की किस्मत पर
मुहर सख्त कर रहे हैं। उनमें कौमी सियासत के कई सुरमा भी शामिल हैं। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बड़ौदा से मैदान में हैं और उन्हें टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर मधुसूदन मिस्त्री। गांधीनगर की मुतवातिर नुमाइंदगी कर रहे बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी एक बार फिर यहां से किस्मत आजमा रहे हैं। गुजरात के साबिक वज़ीर आला शंकर सिंह वाघेला साबरकंठा से मैदान में है। बीजेपी गुजरात में ज्यादा से ज्यादा कमल खिलाने की कोशिश में है, इसलिए मोदी समेत पार्टी के दीगर लीडरों ने यहां जमकर मुहिम चलाई। जबकि आज मोदी ने गुजरात के लोगों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनकी पूरे मुल्क में काफी मसरूफियत की वजह से वो गुजरात में सिर्फ 18 घंटे वक्त दे पाए हैं। लोगों को अलग करते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में देखिए, यहाँ के मुख्यमंत्री उन्होंने यहाँ पर एक खास समुदाय के लिए, कौम के लिए, उनके जो मजहबी नेता हैं उनके लिए एक मंथली हर महीने कुछ पैसा देने का निर्णय किया। हाई कोर्ट ने तो रोक दिया। लेकिन ये अगर सांप्रदायिकता नहीं है तो क्या है? किसी एक ही मजहब के लोगों को दिया जाएगा, सबको क्यों नहीं? ऐसा करके सांप्रदायिकता और ये फिरका परस्ती जो करते हैं, फिरका परस्ती शुरू करते हैं यही लोग, और फिर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हम तो सेकुलर हैं, हम सेकुलर हैं, बीजेपी कम्युनल है। जबकि बीजेपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि हम कम्युनल हैं। हम सबको बराबरी से के साथ हम डील करते हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में हो और चाहे जो बीजेपी की सरकारें हैं देश के बाकी सूबों में, वहां पर भी यही से बात है। यहाँ का जो सीएम है ममता बनर्जी, उसके साथ मोदी जी का रिश्ता बहुत, संपर्क बहुत मीठा था। पहले ममता जी गुलदस्ता भेजा था जब गुजरात के पुनर्बार सीएम चुना गया नरेंद्र जी ने। फिर नरेंद्र मोदी यहाँ पर आके लाडू के बात कही थी। अभी दोनों का जो संपर्क है वो तो दोनों को आक्रमण कर रही है। क्यों? देखिए, एक इंसान और इंसान में आपसी जो संबंध होते हैं वो अपनी जगह पर है, और राजनीति में एक गुट और दूसरे गुट में जो संबंध होते हैं वो अपनी जगह पर है। तो ठीक है, मैं नहीं, इसमें कोई अंतर्द्वंद मुझे दिखता नहीं है। व्यक्तिगत रूप से अगर ममता जी ने मोदी जी को गुलदस्ता भेजा, इसका मतलब ये नहीं है कि। नाज़रीन, आइए रुख करते हैं दिल्ली का, जहां पर कांग्रेस के तर्जुमान शकील अहमद मीडिया से बात कर रहे हैं। ये नहीं, देव जी ने दलित समाज के बारे में एक बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, और उसके कारण उनके खिलाफ आक्रोश भी है। चुनाव आयोग और अन्य एजेंसियां जो हैं उनकी भी कार्रवाइयां हो रही हैं। अलग अलग धाराओं में उन पे अलग अलग देश के विभिन्न हिस्सों में मुकदमे हो रहे हैं। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि इसको कंडेम करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन कर रही है इस आपत्तिजनक टिप्पणी के संदर्भ में। कल भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता सार्वजनिक रूप से, मेरे ख्याल में भाजपा के ऑफिशियल ब्रीफिंग में, शायद क्योंकि उनके सामने बहुत से चैनलों के माइक वाइक रखे थे जिसमें फोटो मैंने देखा, हनीमून का डिफरेंट कन्नोटेशन क्या होते हैं ये बताते हुए कि बाबा रामदेव जी ने जो कहा वो गलत नहीं कहा, और किस संदर्भ में कहा ये हम सब लोग जानते हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी जी के बारे में कि उनकी शादी नहीं होती है, वो दलितों के घर में जाते हैं हनीमून करने और पिकनिक करने, और उसके बाद भाजपा की प्रवक्ता कह रही हैं कि रामदेव जी के कहने का वो मतलब नहीं था। पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जो कहा जाता है कि हनीमून बिटवीन कांग्रेस एंड आरजेडी इज ओवर, हनीमून बिटवीन कांग्रेस एंड लेफ्ट इज ओवर, उस संदर्भ में उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी।
और भाजपा भारतीय जनता पार्टी की ये मानसिकता दर्शाता है कि दलितों के बारे में उसके मन में क्या सम्मान है। ये बिल्कुल हमारा स्पष्ट मत है कि केवल रामदेव जी जो भाजपा के समर्थक हैं, हर तरह से समर्थक हैं उनके, चाहे वो और किसी तरह का मामला हो, मगर इस मामले में रामदेव जी को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिल रहा है। ये एक बहुत ही निंदनीय बात है और हम उम्मीद करते हैं कि सिर्फ रामदेव जी पर ही नहीं, इलेक्शन कमीशन को भाजपा के इस रवैये को भी देखना चाहिए कि इलेक्शन के दौरान जो उनके समर्थक बयान दे रहे हैं उसको जस्टिफाई करने की, और दलितों का एक पूरे समाज का, देश के अपमान कर रहे हैं। ये पूरे देश का अपमान है, केवल दलितों का अपमान नहीं है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को भी इस पर नजर रखनी चाहिए। एक दूसरा मामला भी है और एक पक्ष उसका ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, his silence on this matter regarding the insult of Dalits of the country by Baba Ramdev is deafening. उनकी जो चुप्पी है ये इंसान को बहरा कर सकती है। हर मामले पर नरेंद्र मोदी रिएक्ट करते हैं, अच्छा खराब बोलते हैं, और इस मामले पे आज 6-7 दिन हो गए और नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल खामोश है। तो नरेंद्र मोदी जी भी दलितों के अपमान जो बाबा रामदेव ने किया उसको जस्टिफाई कर रहे हैं या उसको टैसिट सपोर्ट कर रहे हैं चुपचाप। एक दूसरा मामला है, कल नरेंद्र मोदी जी हिमाचल गए थे और एक सभा में शहीद विक्रम बात्रा ने जो के संदर्भ से ये दिल मांगे मोर की बात की गई थी। कोई भी, एक तो शहीदों के नाम पर वोट मांगना, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कारगिल की लड़ाई लड़ी हो, लेकिन उस पर भी हम लोगों को वो आपत्ति नहीं है जो ये है कि शहीद विक्रम बात्रा के माता और पिता दोनों ने उस मामले का राजनीतिकरण करने पर आपत्ति जताई और उनके आपत्ति जताने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना कि इस स्लोगन पे बत्रा परिवार का कॉपीराइट नहीं है, ये शहीद के परिवार का और शहीदों का अपमान है, और जिसमें नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी के लोग लगे हुए हैं और पार्टी ने ऑफिशियली ये बातें कही। मुझको इन दोनों बातों, गंभीर विषयों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना था। भारतीय जनता पार्टी हमारी इकोनॉमी को, हमारे इसको कि बहुत गड़बड़ी हो रही है, बड़ा ये हो रहा है। एक अच्छी खबर भी है कि ट्यूसडे को एक आंकड़ा जारी हुआ है जिसमें भारत को तीसरी बड़ी सबसे इकोनॉमी ऑफिशियली घोषित किया गया है। 2005 में तो हम 10वें नंबर पर थे, लेकिन पिछला जो सर्वे हुआ था अभी हम जापान को रिप्लेस करके तीसरे नंबर पे आए हैं। जापान चौथे नंबर पर गया है, चाइना, अमेरिका, भारत। और ये जो देश भर में इलेक्शन में दुष्प्रचार नरेंद्र मोदी या उनकी टीम कर रही है या दूसरे हमारे विपक्ष के लोग कर रहे हैं, उनका एक जवाब भी उनको है कि आप कह रहे हैं कि सब कुछ नकारात्मक हो रहा है देश में और देश आर्थिक रूप से विकास कर रहा है। देश ने जापान जैसी
एक तरह शक्तिशाली इकोनॉमिक देश को रिप्लेस करके अपग्रेड हुई है हमारी इकोनॉमी, और उस पे खामोश है भारतीय जनता पार्टी। कम से कम देश की जनता को, सरकार को न बधाई दे। देश के जो बिजनेस के फील्ड में लगे हुए लोग, उनको, जो देश में और दूसरे काम में लगे हुए हैं, देश के लोगों को तो बधाई दे दे। कांग्रेस पार्टी को या यूपीए सरकार को नहीं बधाई देते हैं, न दे। कम से कम देश की जनता को भी तो इस उपलब्धि के लिए बधाई दे। लेकिन उनको ये नजर नहीं आता है, वो इस मामले में कोई अच्छी चीज उनको अच्छी नजर नहीं आती। यही मुझको आज कहना था। अगर आपको हाँ जी, वर्ल्ड बैंक, अभी आपको वर्ल्ड बैंक अब देख रहे थे कांग्रेस तर्जुमान शकील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव ने जिस तरह का बयान दिया था राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस को लेकर, उस पर पूरे मुल्क में मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, उनकी तफसीलात उन्होंने बताया। और साथ ही मुल्क की तरक्की को लेकर उन्होंने जो दावा किया है, इस सर्वे में बताया गया है कि हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर इकोनॉमिकली आगे बढ़ा है और जापान को रिप्लेस करके वो हिंदुस्तान जापान की जगह पर आया। जापान चौथे नंबर पर इस वक्त आ गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों के लिए दिल्ली में 2 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन इन पोलिंग स्टेशनों पर दोपहर 12 बजे तक सिर्फ 4 वोटरों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया है। पोलिंग के मकाम पर मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में एक पोलिंग बूथ पर जेके हाउस पृथ्वीराज रोड पर, जबकि दूसरा पोलिंग बूथ शालीमार बाग में बनाया गया है। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के लिए सिर्फ 55 माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों ने वोटिंग के लिए फॉर्म भरा है। आइए नाजरीन, रुख करते हैं कानपुर का। कानपुर में मुश्ताक अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुश्ताक, क्या सूरत हाल है? कानपुर में कितने % वोटिंग हुई है और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जिलानी, मैं आपको बता दूं, कानपुर में अब तक तकरीबन 38% जो है वोटिंग हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि पोलिंग का वक्त खत्म होते होते ये 55 से लेकर 60% तक वोट पड़ जाएंगे। और यहाँ पर जो सीधा मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान है। कांग्रेस की तरफ से जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं वो मरकजी वजीर श्री प्रकाश जायसवाल हैं, और जो बीजेपी की तरफ से जो यहाँ पर लोकसभा के इलेक्शन लड़ रहे हैं वो मुरली मनोहर जोशी सीनियर बीजेपी लीडर हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो है ये कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। इसके अलावा बीएसपी ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है, सलीम अहमद को, और आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर महमूद रहमानी यहाँ पर है। कुल 21 उम्मीदवार है यहाँ पर, लेकिन जो सीधा मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान माना जा रहा है। जिलानी जी मुश्ताक, मुरली मनोहर जोशी की जैसा कि आपने बात की, मुरली मनोहर जोशी कानपुर में कबूल नहीं किए गए थे, बाहरी आदमी कहकर बीजेपी में खुद एक मसला पैदा हो गया था। क्या इसका असर हो सकता है मुरली मनोहर जोशी के मुस्तकबिल पर? हाँ जिलानी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बीजेपी ने जो अपना कैंडिडेट यहाँ पर काफी उथल पुथल के बाद जब बीजेपी ने अपना कैंडिडेट यहाँ पर जो है मुकर्रर का ऐलान किया डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के नाम से, तो बहुत अंदर से बेइत्मीनानी थी और कई सीनियर लीडरान ने तो खुलकर मुखालफत की डॉक्टर जोशी की। तो एक तरह से खुद बीजेपी के अंदर से डॉक्टर जोशी की काफी मुखालफत है और इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये मुखालफत कई जगह जो है डॉक्टर जोशी को झेलनी पड़ी। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है कानपुर में बीजेपी के लिए और खुद डॉक्टर जोशी के लिए, और इसका असर कहीं ना कहीं जो है वो उनके इलेक्शन पर, उनके इंतखाब पर जरूर पड़ेगा। जी, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पूरी नजर है। उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें लोकसभा की वो लेना चाहती हैं। जब उनके सीनियर लीडरों के साथ ये मामला रहा, सीटों की काफी उथल पुथल हुई, तो
कैसे ये मामला पूरा होगा? और जैसे मुरली मनोहर जोशी की हम बात करें, जैसा कि आपने कहा कि इसका असर हो सकता है मुरली मनोहर जोशी के मुस्तकबिल पर, तो आज वोटरों में किस तरह का रुझान देखा गया इस चीज को लेकर? जिलानी, जहाँ तक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का नाम है, तो डॉक्टर जोशी सीनियर लीडर हैं और वो बीजेपी के वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो इलाहाबाद से 2 बार वो लोकसभा के इलेक्शन जीते, फिर बनारस से जीते थे। बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर जोशी का। तो बीजेपी की का जो है एक तरह से पूरी साख जो है यहाँ पर लगी हुई है कानपुर में डॉक्टर जोशी के हवाले से। लेकिन जिस तरह के जो डेवलपमेंट हुए हैं यहाँ पर, वो पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी, कि जोशी की मुखालफत देखी गई है, तो खुद यहाँ का इलेक्शन और यहाँ के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि डॉक्टर जोशी के जो है एक बाहरी नाम है। खुद बहुत बड़े बड़े नाम थे बीजेपी के जो कानपुर से लड़ना चाहते थे। खुद यहाँ की बीजेपी के जो मौजूदा विधायक है या एमएलए है, वो खुद भी वो दिलचस्पी ले रहे थे कि उनका नाम का ऐलान हो जाए। कलराज मिश्रा यहाँ से चाह रहे थे कानपुर से कि उनके नाम का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन डॉक्टर जोशी को लाया गया। और डॉक्टर जोशी से भी हम लोग की जो बात हुई, तो वो भी एक तरह से बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे यहाँ पर अपनी कैंपेन के दौरान। और आप तो जानते होंगे कि एक चैनल के जरिए से उन्होंने वो कुछ ऐसी बातें की मीडिया के हवाले से, तो वो एक तरह से उनकी नाराजगी और इत्मीनानी भी, वो नहीं चाहते थे डॉक्टर जोशी की कानपुर से उनको लड़ाया जाए, लेकिन चूंकि आला कमान का फैसला था और पार्टी का फैसला था, इसलिए उन्होंने ये माना। और खुद ये बात डॉक्टर जोशी ने भी तस्लीम की है कि आला क़यादत के फैसले का वो सम्मान करते हुए वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी, जब पार्टी ही सहमत नहीं रही, पार्टी में खुद इतना इख्तिलाफ और तसादुम रहा, तो वोटर कितना इत्तेफाक करेगा? क्या यहाँ पर वोट बढ़ जाएंगे या वोट कटेंगे मुरली मनोहर जोशी के? ऐसे पोस्टर यहाँ पर लगना शुरू हो गए थे डॉक्टर जोशी के आने के बाद कि मोदी तो जरूरी है, डॉक्टर जोशी मजबूरी है। तो जो लोग बीजेपी के बहुत हामी है या बीजेपी का जो कैडर का वोट है, वो तो मोदी को जरूरी मानता है, लेकिन वो जोशी को मजबूरी मान रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मजबूरी में दिया गया वोट है तो वो किस तरह से वो असरअंदाज हो सकता है। तो इसका एक नुकसान कहीं न कहीं जरूर जो है नताइज पर पड़ेगा डॉक्टर जोशी की उम्मीदवारी को लेकर के। ये अगर फायदा होता है तो बीजेपी को देखकर वोट दिया जा रहा है, बीजेपी जीतेगी, वहां पर मुरली मनोहर जोशी नहीं जीतेंगे। हाँ, ये बात है कि वो बीजेपी बल्कि यूँ कहे कि मोदी के नाम पर जो है यहाँ पर जो है वोट कास्ट हो रही है ज्यादा, और डॉक्टर जोशी का नाम नहीं चल पाया। और डॉक्टर जोशी इस बात से भी मुत्तफिक हुई थे कि अगली बार मोदी सरकार वो, और उनकी तरफ से जो पोस्टर जारी हुए तो उन्होंने ये उसमें खासतौर से ये डिस्प्ले करवाया कि अगली सरकार भाजपा सरकार। तो एक तरह से मोदी और जोशी के दरमियान भी एक रस्साकशी सियासी अंदरूनी पाई जाती है, जो अभी खुलकर के सामने नहीं आई है, लेकिन आने वाले दिनों में उम्मीद है कि ये जो एक अंदर का एक तसादुम, एक कशमकश है डॉक्टर जोशी और मोदी के दरमियान, हो सकता है ये खुलकर सामने आ जाए। जी मुश्ताक, और एक चीज, इसका फायदा सीधे सीधे अब वहां पर कांग्रेस इनके सामने होगी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी वहां होगी, तो वोट ये 4 पार्टियों में बटेंगे, या फिर एक समुदाय के अंदर बात करें, अकलियतों की बात करें, तो क्या ये एकजुट हो सकता है वहां पर वोट अकलियतों का? देखिए, सीधी लड़ाई तो श्री प्रकाश जायसवाल कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनसे है, और इसका सीधा फायदा अगर किसी को मिलेगा तो वो श्री प्रकाश जायसवाल को मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और श्री प्रकाश जायसवाल ने बारहा ये कहा भी है कि बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई का जो फायदा है उन्हें मिलने वाला है। तो ये सारी जो चीजें हुई है उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, और ये सारे जो बीजेपी के अंदरूनी इख्तिलाफात थे वो कांग्रेस के फेवर में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके तौर पर इसका फायदा जो है कांग्रेस उठाना चाहेगी। जी, नए वोटरों का क्या रुख रहा, नए वोटरों का रुझान क्या है, नए वोटर क्या चाहते क्या हैं? जिला में बता दूं कि इस बार कानपुर लोकसभा में तकरीबन 20 और 21 हजार के दरमियान नए वोटर्स, यानी जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी तादाद मानी जा रही है कि तकरीबन 20 और 21 हजार के दरमियान नए वोटर्स हैं। तो इनका भी जो है एक फैसला कुन जो है वोट होगा। लेकिन जो हमारे नौजवानों से बात हुई है, वो मकामी जो इशूज है वो ज्यादा वो उस पर वो ध्यान दे रहे हैं, और उसको मसलन जैसे यहाँ पर बिजली का एक मसला है, बिजली की जो समस्या है, सड़कें बहुत खराब है, बुनियादी सहूलियात की कमी है, फैक्ट्रियां बंद है, तो वो जो मकामी मसाइल है उनको लेकर के यूथ के अंदर ज्यादा दिलचस्पी है, और नेशनल इशूज जो कौमी मसले हैं उन पर कम दिखाई दिए। लेकिन ये जो नया तबका और जोशो खरोश के साथ वोट डाल रहा है, ये एक अच्छा सिग्नल माना जा सकता है, क्योंकि
वोटर बेदारी मुहिम मनाई गई और सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों ने यहाँ पर वोटर बेदारी मुहिम मनाई, उसका भी अच्छा खासा असर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। जी शुक्रिया मुश्ताक इस तफसीली जानकारी के लिए। नाज़रीन, ये थे कानपुर से हमारे नुमाइंदे मुश्ताक अनवर तफसीलात दे रहे थे। जिस तरह से उन्होंने बताया कि कानपुर में इस बार बीजेपी के लिए खासकर मुरली मनोहर जोशी के लिए एक बड़ा मसला रहा। बाहरी उम्मीदवार कहकर पार्टी में ही काफी तसादुम चला, लोग नाराज रहे, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि मजबूरी है, मुरली मनोहर जोशी बीजेपी को वो जिताना चाहते हैं, मोदी को वो जिताना चाहते हैं। इस सूरत हाल में हो सकता है मोदी जीत जाए, लेकिन साथ ही वहां पर कांग्रेस के साथ उनका टक्कर का मुकाबला है, कांग्रेस को इसका फायदा भी मिल सकता है। ये 16 मई को जो नतायज आएंगे उसके बाद ही नजर आएगा। नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें, आज मुल्क की 89 सीटों पर, लोकसभा की 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसमें गुजरात सबसे अहम माना जा रहा है, जहां पर एक ही मरहले में 26 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। और तेलंगाना भी इस बार अहम रहा, क्योंकि तेलंगाना अलहदा तेलंगाना के तहत वहां पर 17 लोकसभा सीटों और असेंबली की 119 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीट, मगरबी बंगाल की 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और बिहार की 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर सीट पर वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि 7 रियासतों में अगला जो चुनाव होगा, 7 रियासतों में 7 मई को 64 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। और वहीं सीमा आंध्र में 7 मई को लोकसभा की 25 और असेंबली की 175 सीटों पर वोटिंग होगी। यह मरहला 8वां मरहला होगा और 7 मई को यहां पर पोलिंग होगी। नाज़रीन, बहार जमहूरियत में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।